हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल, तो इसके पहले हमने आपको बंगाल के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का सा ओवरव्यू देने का प्रयास किया था, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताने का प्रयास किया था। बंगाल के जो नवाब थे उनका क्रम हमने आपको बताया था, थोड़ा सा मुर्शिद कुली खान के बारे में बताया था। कैसे हमने बताया था कि मुर्शिद कुली खान एक दक्षिण का ब्राह्मण था और वह जो है एक योग्य व्यक्ति था, यानी भू राजस्व विशेषज्ञ था। इसी विशेषज्ञता से प्रभावित होकर औरंगजेब जो है इसे कहाँ भेजता है? बंगाल में। बंगाल में क्या बनाता है? बंगाल में दीवान बनाता है। किसे? मुर्शिद कुली खान को। अब आगे चल के 1717 में फारुखसियर जो इसे बंगाल का सूबेदार बनाता है। लेकिन घटना क्या घटती है दोस्तों? 1717 में ही यह समझौता के माध्यम से मुगल से अलग हो जाता है, यानी मुगलों से बंगाल को स्वतंत्र करा लेता है। हालांकि स्वतंत्रता केवल अपने स्तर तक रहता है और मुगल को यह हर सालाना नजराना या कहें टैक्स जो है भेजता रहता था, अनाजों के रूप में चाहे नगद पैसों के रूप में, यानी पूरी तरीके से युद्ध के माध्यम से अलग नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इसी क्रम में जब यह मुर्शिद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक बनता है तो अब यह बंगाल को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। तो इसी क्रम में यह एक शुरुआत करता है, यानी टैक्स वसूलने के चक्कर में टैक्स वसूल नई टैक्स प्रणाली लागू करता है बंगाल में। तो हमने यहाँ पर जो चीजें हम आपको बोल रहे हैं वह चीजें हमने आपको फैक्ट वाइज यहाँ पर लिखा भी है, ताकि आप, हमारे बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम टाइम मिल पाता है पढ़ने उड़ने के लिए, तो हमने उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया है ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और एक घटना को दूसरे घटना से इंटरलिंक करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिखें जैसे 1717 में फारुखसियर जो है कौन था? मुगल बादशाह था। इसने जो है जब बंगाल का सूबेदार बनाया तो इसने कुछ भूमि सुधार कार्य करता है। और यह भूमि सुधार कार्य क्या होता है दोस्तों? कि इसने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था होती थी जिसमें ऊंची बोली लगाने वालों को जो है यह जिम्मेदारी दी जाती थी। इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी, यानी एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था होता था। ऊंची बोली लगाने वाले की को यह व्यवस्था के अंतर्गत उसे काम दिया जाता था। और दोस्तों, यह काम क्या करता है मुर्शिद कुली खान? इसने खालसा भूमि का विस्तार किया। जमींदारों से भूमि छीनकर जिस पर ये लोग, यानी जिस पर जमींदार, जो खालसा भूमि होती थी दोस्तों, खालसा भूमि का तात्पर्य यह था कि जिस भूमि के माध्यम से जो वहां का नवाब होता था, नवाब के सैनिक के, उनके प्रशासनिक अधिकारियों को जो भी भूमियां दी जाती थी और उसके बदले में वह जो है नवाब की सेना में, नवाब के अन्य पदों पर प्रशासनिक कार्य करते थे, उसी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो खालसा भूमि उस समय, यानी जब मुर्शिद कुली खान नवाब नहीं बना था तो उस समय बंगाल में यह खालसा भूमि जो है जमींदारों के पास हुआ करती थी, जिस पर जमींदार अपना मालिकाना हक जताते थे कि ये हमारी जमीन है। तो जब मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है तो यह जो खालसा भूमि का विस्तार करता है, खालसा भूमि का विस्तार करने का तात्पर्य है कि अब जमींदारों को हटाता है, जमींदारों को हटा करके वह खालसा भूमि को सल्तनत में मिलाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह इजारेदारी व्यवस्था लगाता है। इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है बोली लगाने वालों को टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सौंपता है। तो अब देखिए इससे क्या होता है दोस्तों, जो जमींदार अपदस्थ होते हैं तो वह कुछ जमींदार विद्रोह भी करते हैं, लेकिन विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है, विद्रोह का शीघ्र ही दमन भी कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसने खालसा भूमि का विस्तार किया, जमींदारों से भूमि छीन लिए जिस पर वे लोग अपना मालिकाना हक जताते थे। अब ठेके जो है साहूकार, महाजन, सेठ भी लेने लग गए थे, क्योंकि अब भाई जब बोली लगाने वालों को यह व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी दी जा रही है तो उसमें कुछ ठेकेदार, सेठ, साहूकार, महाजन भी उस चीज को खरीद लेते थे, क्योंकि इनके पास पैसा होता था। तो पैसा जो है नियमित रूप से नवाब को मिल जाता था और ये लोग अपना भूमि के माध्यम से टैक्स वसूल कर अपने पास भी रखते थे, अपना उसमें जो पैसे लगाते थे वो भी इनका निकल आता था, राजा सुल्तान को भी, नवाब को भी दे देते थे। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि इसने किसानों में तकावी ऋण भी बांटा और भू राजस्व से 1.5 करोड़ रुपया भी प्राप्त हुआ था। यानी जब भू राजस्व व्यवस्था का शुरुआत करता है वहां पर इजारेदारी व्यवस्था की, तो उसमें उसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए प्राप्त भी होता है, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए प्राप्त भी होता है। और यह जो है उस पैसे को जो है वहां पर तकावी ऋण के रूप में बांटता। तकावी ऋण दोस्तों एक ऐसा ऋण होता था जो किसानों को
बिना ब्याज पर ऋण दिया जाता था, उसी को तकावी ऋण कहा जाता था। यहाँ पर हमने लिखा इसने किसानों में तकावी ऋण भी बांटा और भू राजस्व से 1,02,00,000 रुपया भी प्राप्त हुआ था। अब जमींदार अपदस्थ होने लग गए, इससे कुछ जमींदारों का विद्रोह होता है। विद्रोह 3 बार होता है, तीनों बार उसका दमन कर दिया जाता है। इतिहास में इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, हमने आपको वहां से भी बताने का प्रयास किया ताकि आपको कहीं से कोई डाउट न रहे। विद्रोह 3 लेवल पर होता है। पहली बार जो है सीताराम, गुलाम अहमद, उदय नारायण विद्रोह करते हैं, इनका विद्रोह शीघ्र ही दमन कर दिया जाता है। दूसरी बार सुजात खान विद्रोह करता है, उस विद्रोह को भी दमन कर दिया जाता है। और तीसरी बार नजात खान द्वारा विद्रोह होता है और सभी विद्रोहों को जो है दमन कर दिया जाता है दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते रहिए। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जो है उड़ीसा को जीत करके बंगाल में विलय करा लेता है, यानी उड़ीसा को बंगाल साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? मुर्शीद कुली खान। कब मिलाता है दोस्तों? यह याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने 1719 में उड़ीसा को जीतकर बंगाल का अंग बना लिया। तो कभी अगर परीक्षा में दे कि कौन से नवाब ने उड़ीसा को बंगाल में मिलाया था 1719 में, मुर्शीद कुली खान, आप जानते रहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह। इसने नासरी वंश को स्थापित किया था, इस वंश का पहला शासक भी था। अब ये भी हो सकता है कि किसने स्वतंत्र बंगाल में नासरी वंश की स्थापना किया था, तो मुर्शीद कुली खान ने किया था, जानते रहिए। कभी ऐसा भी प्रश्न अगर बन जाए बढ़िया, अगर कोई सब्जेक्ट वाइज एग्जाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ का दे रहे हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है, बन सकता है और बना भी है कई बार। इसने नासरी वंश के स्थापित किया था, इस वंश का पहला शासक भी था। कौन? नासरी वंश का मुर्शीद कुली खान। इसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई, इसके पुत्र नहीं थे, यानी जो बंगाल की राजधानी होती थी ढाका, इसने जो है ढाका से राजधानी कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद। और एक बात ये याद रखिएगा कि मुर्शीद कुली खान के पुत्र नहीं थे, इसीलिए अगला जो नवाब बन रहा है गद्दी पर, मुर्शीद कुली खान का दामाद बन रहा है, जिसका नाम है सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन का कार्यकाल जानते रहिए दोस्तों, 1727 से 1739 तक है। यह राज्य के सभी निर्णय जो है सलाह समिति के माध्यम से लेता था। सलाह समिति में कुछ लोग थे, जैसे उनमें सेनापति था, उनमें व्यापारी वर्ग था, उनमें महाजन थे, ऐसे लोग थे जिसे सलाह समिति कहा जाता था। एज इट इज आप जान जाइए, जैसे प्रधानमंत्री कोई सलाह लेते हैं तो अपने कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे जो भी जितने भी मंत्री होते कैबिनेट स्तर के, उनकी सलाह पर भी कार्य करते हैं। या कभी कभी प्रधानमंत्री का कोई निर्णय स्वतंत्र भी होता है, तो कभी कभी मंत्रियों के सलाह पर भी लेते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों सलाह समिति के माध्यम से है निर्णय लेता है कोई भी राजकीय कार्य में। तो वह सलाह समिति में थे कौन? तो अलवर्दी खान था, या सेनापति था, अमीर चंद था, या व्यापारिक प्रमुख हुआ करता था, और व्यापारिक प्रमुख हुआ करता था, फतेह चंद था, या साहूकार था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने किसे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दिया था। किसे? फतेह चंद को। यह साहूकार था, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे 1744 में जगत सेठ की उपाधि दिया था। फतेह चंद का मूल नाम था दोस्तों माधव राव। यह जो है मेवाड़ का एक बनिया था। और एक व्यक्ति और होते थे, राय रायन होते थे, और हाजी अहमद थे। 5वें व्यक्ति थे हाजी अहमद, यह अलवर्दी खान का भाई था, यह धार्मिक मामलों का प्रमुख हुआ करता था। तो इन्हीं लोगों के माध्यम से जो है सुजाउद्दीन शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं को संचालित करता था। अब आइए दोस्तों, इनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आता है कि उड़ीसा को बंगाल में मिलाए थे कौन? मुर्शीद कुली खान, लेकिन बिहार को बंगाल में मिला रहे हैं कौन? सुजाउद्दीन। याद रखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा भी है 1733 में बिहार को जीतकर बंगाल में मिलाया गया और 1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब 1733 में बिहार को जीतकर बंगाल में मिलाया जाता है तो इसी बिहार का हेड बनाया जाता है किसी? अलवर्दी खान को, पूरी व्यवस्था की देख रेख के लिए। आगे देखिए, इसी बिहार में टैक्स को लेकर के, कर को लेकर के, गमन को लेकर के अलवर्दी खान और इनके मध्य कुछ तनाव होता है, इनके पुत्र के मध्य। जो अगला नवाब बन रहा है, 1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला नवाब इनका पुत्र बन रहा है सरफराज खान। सुजाउद्दीन का पुत्र बना सरफराज खान 1739 से 1740 में। तो होता क्या दोस्तों, एक उपाधि है
एक उपाधि याद रखिएगा, आलम उद दौला हैदर जंग, इनकी उपाधि थी किनकी? सरफराज खान की। बिहार के राजस्व गमन में अलवर्दी खान से लेकर के कुछ मनमुटाव होता है, तनाव होता है, तनाव इस चरम पर जाता है कि युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा होता है? उस युद्ध को याद रखिएगा नाम, क्योंकि अब जो है ट्रेंड लोगों का बदल चुका है। अब आपको बक्सर और प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध नहीं पूछता, कुछ ऐसे छोटे मोटे युद्ध पूछ लेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि हम तो पढ़ के गए बंगाल, लेकिन प्रश्न कहाँ से आया नहीं समझ में आया। तो गिरिया या राजमहल का युद्ध हो रहा है 1740 में अलवर्दी खान के बीच और सरफराज खान के मध्य, जिनमें जो है अलवर्दी खान की विजय होती है। अलवर्दी खान की विजय होती है। अब अगला नवाब बनता है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बारे में जानते रहिए दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है 1740 से 1756 तक है। 1740 से 1756 तक है। सुजाउद्दीन इनकी उपाधि थी, या इसकी उपाधि थी किनकी? सुजाउद्दीन। और एक बात याद रखिएगा, यह बीड़ा वाद्य यंत्र का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। अगर कभी प्रश्न यह पूछ ले कि कौन सा बंगाल का नवाब बीड़ा वाद्य यंत्र का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था जबकि मुस्लिम है, तो बीड़ा वाद्य यंत्र का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था अलवर्दी खान। जानते रहिए, आप जानते रहिए, कोई जाने ना जाने लेकिन आप जानते रहिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो के माध्यम से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते रहिए। इसने अफसार वंश या नजाफी वंश की नींव डाली थी और इसने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया दिया था नजराने के रूप में, ताकि हमें मुगल बादशाह से वैधता मिल जाए कि हम अब नवाब जो बने हैं वह हमें मुगल बादशाह ने अनुमति पत्र दे दिया है। इसी के एवज में इसने 2 करोड़ रुपया दिया और इसके बाद जो है 16 वर्षों तक इसने कोई नजराना भी नहीं दिया। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा, इसने अफसार वंश या नजाफी वंश की नींव डाली थी और इसने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया दिया था नजराने के रूप में, ताकि हमें वैधता मिल जाए। फिर इसने 16 वर्षों तक कोई नजराना या टैक्स नहीं दिया। यही गलती किए हैं, क्योंकि अब जो है मुगलों में और बंगाल के नवाबों में थोड़ा सा तनाव जब उत्पन्न होता है, क्योंकि मुगल आप एक प्रकार से जानिए दोस्तों का आपका बड़ा भाई था। इनके हिसाब से, बंगाल के हिसाब से मुगल आपका बड़ा भाई था, तो आप जो है अपने बड़े भाई से जब अलग हुए तो इसी का फायदा आप देखिए बंगाल में अंग्रेज उठाएंगे। कभी भी आप भी अपने सामाजिक स्तर में, राजनीतिक स्तर में आप बेहद, आप अगर दिमागदार हो गए हैं, पैसे हो गए हैं, तो आपके पास शोहरत इज्जत अगर थोड़ी सी हासिल हो गई है, तो अपने क्षेत्रीय लोगों को, अपने बड़े बुजुर्गों का या जिनसे आपकी विरासत है उन्हें आप कभी छोड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें छोड़ेंगे तो कोई ना कोई आपको निगलने की तैयारी करेगा। यही कार्यक्रम जो है दोस्तों बंगाल में, बंगाल के नवाब जो है करते हैं जब ये मुगलों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मुगल एक प्रकार से कहीं ना कहीं परछाई के रूप में थे इनके साथ। लेकिन जब ये लोग मुगलों से अलग होने का प्रयास करते हैं तो पीछे एक और मगरमच्छ बैठा है इन्हें निगलने के लिए, और वो मगरमच्छ है अंग्रेज। जैसे ये लोग मुगलों से अलग होते हैं, यानी आप मुगल इनके समझिए कि बड़े भाई थे, कि छतरी की तरह इनके छां दे रहे थे, सहारा दे रहे थे। लेकिन ये लोग जो है अपने बड़े भाई से जब अलग होते हैं, ये हमारा अपना पर्सनल मानना है कि जैसे ही बंगाल अपने बड़े भाई से अलग होता है, मुगलों से अलग होता है, यानी दिल्ली से अलग होता है, पीछे इनके पीछे भी एक मगरमच्छ बैठा, वो है अंग्रेज। अंग्रेजों ने इन्हें निगल लेते हैं, यानी पूरे के पूरे बंगाल पर अब देखिए धीरे धीरे कैसे अंग्रेज पूरा प्रभुसत्ता स्थापित कर लेते हैं। हमारा थोड़ा सा समझाने का तरीका ये था दोस्तों। तो 16 वर्षों तक कोई कर या नजराना नहीं दिया, यानी मुगलों को अब टैक्स ये लोग नहीं दे रहे थे। अब भाई जाहिर सी बात है, जब मुगल बादशाह को टैक्स नहीं दे रहे हैं तो मुगल बादशाह की नाराजगी जाहिर है। इसी के समय मराठा संघ के रघुजी भोसले ने 1751 में हमला कर दिया और 12 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में एवं उड़ीसा की चौथ प्राप्त की। अब ये दोस्तों ये रघुजी भोसले क्या थे? मराठों का एक संघ होता था जिसमें गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले ये लोग मिल करके एक संघ बनाते हैं जिसे मराठा संघ कहा जाता है। उसी मराठा संघ के एक सदस्य थे रघुजी भोसले। इन्होंने 1751 में हमला किया। कहाँ हमला कर दिया? उड़ीसा में। उड़ीसा पर हमला कर दिया। तो पहले ये लोग कहें कि हमें चौथ दो, लेकिन जब चौथ देने की मनाही करते हैं तो हमला करते हैं। हमला करने में जो क्षतिपूर्ति होती है उसके एवज में 12 लाख रुपए मांगते हैं और उड़ीसा की चौथ प्राप्त किए थे। चौथ क्या होता था दोस्तों? जब हम मराठा सल्तनत आपको पढ़ाएंगे तो 2 तरीके के टैक्स लिया जाता था, एक होता सरदेश मुखी और एक होता था चौथ। सरदेश मुखी वो टैक्स होता था जहां पर मराठा सल्तनत शासन करते हैं, यानी पूरे पूरे उनके राजधानी के इर्द गिर्द जो उनके प्रति लायल रहते हैं उन्हें दिया जाता था। और चौथ एक प्रकार से कहें गुंडा टैक्स होता था कि आप हमें टैक्स प्रॉपर तरीके से देते रहिए ताकि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो जैसे
अगर ये लोग पैसे अगर मुगल सम्राट को अगर देते रहते तो शायद रघुजी भोसले हमला ना करते, क्योंकि अगर रघुजी भोसले तब हमला करते कि इनके ऊपर बंगाल में, तो इन्हें लगता कि हम सीधे सीधे अटैक जो है मुगल को कर रहे हैं, तो शायद ऐसी घटनाएं ना घटती। लेकिन आप मुगल से जब अलग हो गए हैं तो आपको देखिए मराठे आपके ऊपर हमला किए, फिर अंग्रेज करेंगे, यही चीजें होती हैं दोस्तों। अलवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। इन्होंने कहा था, अलवर्दी खान ने कहा था कि ये जो मधुमक्खी हैं, इन्हें यदि आप मारोगे तो ये तुम्हें काट खाएंगी, यदि आप इन्हें आप सहलाओगे तो ये शहद देंगी। ये अलवर्दी खान का स्टेटमेंट था। अलवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलवर्दी खान ने यूरोपियनों के किले को, यानी जो यूरोपीय थे, चाहे फ्रांसीसी थे चाहे अंग्रेज थे, इन्होंने उनका विरोध किया ताकि वो लोग किलेबंदी न कर पाए, सफलतापूर्वक विरोध किया। आगे यही सुझाव जो है सुजाउद्दौला को भी देते हैं, लेकिन सुजाउद्दौला कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इनसे अंग्रेजों से युद्ध छेड़ देता है। अलवर्दी खान ने यूरोपियनों की किले के बंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया। 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुत्र नहीं थे, 3 पुत्रियां थीं। तीनों पुत्रियां को जानते रहिए दोस्तों। इसमें एक व्यक्ति थी घसीटी बेगम, इनके पति ढाका के नवाब थे। यह एक बहुत ही कुचक्र महिला थी। आगे चल के हम आपको बताएंगे, यह एक बहुत ही कूटनीतिक महिला थी, यानी कि बहुत ही कुंठित महिला थी दोस्तों। और दूसरे व्यक्ति थे मुनीरा बेगम थी। इनके पति पूड़िया के नवाब थे, जिनका पुत्र था शौकत जंग। यानी मुनीरा बेगम थी, इनके पति थे पूड़िया के नवाब, इनके पुत्र थे शौकत जंग। पूड़िया आज भी बिहार में है, जहाँ के सांसद हैं पप्पू यादव जी, जो कि बहुत ही यूट्यूब पे पॉपुलर भी हैं। और पटना के नवाब की पत्नी थी अमीना बेगम, इन्हीं का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो दोस्तों अब जब अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई, अलवर्दी खान के पुत्र नहीं है, 3 पुत्रियां हैं, एक पुत्री के बच्चे नहीं है, 2 पुत्री के बच्चे हैं। एक पुत्री के बच्चे का नाम है शौकत जंग, एक का नाम है सुजाउद्दौला। इनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का नाम आप जानते रहिए, मनिहारी का युद्ध हो रहा है अक्टूबर 1756 में। अक्टूबर 1756 में अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनिहारी कहाँ पड़ता, तो जाहिर सी बात आप जानते रहिए मनिहारी बंगाल में पड़ता है। एक तरफ शौकत जंग है, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला है। तो इस युद्ध में होता क्या दोस्तों, सिराजुद्दौला की विजय होती है, सिराजुद्दौला सुल्तान बनता है, यानी नवाब बनता है बंगाल का। तो अब इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप जानते रहिए सिराजुद्दौला जो है अब नवाब बन चुका है। अब आगे देखिए सिराजुद्दौला कैसे युद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ता है, कैसे हारता है, फिर उसके बाद कैसे बक्सर का युद्ध होता है और कैसे बंगाल अंग्रेजों के शरण में चला जाता है, यानी कैसे अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक घटना को दूसरे घटना से लिंक करने का प्रयास किया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यदि कहीं फ्लैश की चोरी लग रही है तो आप उस चीज को मेंशन कर लीजिएगा। हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, वहाँ पर जाइए, अपने भाई बंधुओं को जोड़िए, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।